हेलो एंड वेलकम टू एकेडमिक रिसोर्सेज दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं ओली बोर्ड के 25 जैन एंड 26 जैन को जो लाइव टेस्ट हुआ है उसके बारे में। हम पहले स्टार्ट करेंगे इसमें जनरल अवेयरनेस और उसके सभी क्वेश्चंस का हम एनालिसिस करेंगे। उसके बाद में मैथ सेक्शन का एनालिसिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जीके क्वेश्चन। जीके का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा है जीके का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन बात करता है मौर्य प्रशासन के दौरान जिला और ग्राम स्तर के प्रशासन के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करने वाले अधिकारियों को कहा जाता था। देखा जाए तो जो बीच में मध्यस्थ का काम करते थे यानी कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते थे वो अधिकारी हमारे होते थे राजूका। तो राजूका का काम होता था हमारे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। अगर प्रदेशता का बात करें तो प्रदेशता होता था प्रादेशिक अधिकारी होता था जो कि प्रांत या क्षेत्र जो भी होता है उसका प्रशासन देखता था। और युक्ता हमारा होता था जो मतलब कि जो राजूका और जो प्रदेश का होता था उसका एक सबॉर्डिनेट ऑफिसर होता था जो कि काम करता था रेवेन्यू के बारे में, रेवेन्यू के लिए रेस्पॉन्सिबल होता था। और गोपा हमारे अकाउंट्स का मैनेजमेंट देखता था। इस तरह से सभी मौर्य प्रशासन के अकाउंटेंट अकाउंट देखता था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। अभिनय दर्पण में निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो अभिनय दर्पण हमारा भरतनाट्यम से रिलेटेड है। अभिनय दर्पण की बात करें तो अभिनय दर्पण लिखा था किसने? नंदी केशवर ने। इंग्लिश में लिख लेते हैं इसको। नंदी केशवर। अगर भरतनाट्यम के अगर हम एक्सपोनेंट्स की बात करें तो पहले हमारे हो जाते हैं अलार्मल वैली। अगर बात करें रुक्मणी देवी अरुंडेल, रुक्मणी देवी अरुंडेल जिन्होंने की कला क्षेत्र जो फाउंडेशन था उसकी स्थापना की थी। बात करें मल्लिका शेरावत, सॉरी मल्लिका साराभाई, मल्लिका साराभाई एंड मृणालिनी साराभाई, ये दोनों। अगर कथकली की बात करें तो कथकली में जो मृणालिनी साराभाई थी वो कथकली से भी रिलेटेड है और भरतनाट्यम से भी रिलेटेड है। मृणालिनी साराभाई हो गई, गोपीनाथ हो गई, गोपीनाथ कुंचुकुरु। और अगर बात करें पीवी बालकृष्ण। कुचिपुड़ी की बात करें तो जो रेड्डी सरनेम होते हैं वो सभी हमारे कुचिपुड़ी से रिलेटेड है। स्वप्न सुंदरी, स्वप्न सुंदरी, वेदांत सत्यनारायण, अपर्णा सतीशन। ये कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट नाम बता रहा हूँ और भी बहुत सारे हैं जो कि आपको याद करने पड़ेंगे, लेकिन एक बार के लिए ठीक है इन सबको याद कीजिए। अगर ये याद हो गए तो फिर उसके बाद में बाकी सबको याद कीजिएगा। क्षत्रिय से रिलेटेड देखे तो भूपेन हजारिका हो गए जो कि एक बड़ा नाम है जिनको कि पद्म विभूषण भी मिला हुआ है 2019 में। जतिन गोस्वामी हो गए और इंद्र बोरा। ये सब नाम आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, इस क्वेश्चन का आंसर अगर देखें तो इस क्वेश्चन का आंसर है भरतनाट्यम जो कि अभिनय दर्पण से रिलेटेड है। लिखा किसने था? नंदीकेश्वर ने। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें तो ये था 2023 में नृत्य कलानिधि पुरस्कार किसे मिला था? तो ये मिला था वी नरसिम्हाचारी को। अगर बात करें 2024 की तो 2024 में मिला है डॉक्टर नीना प्रसाद को। डॉक्टर नीना प्रसाद। ये आपको, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है देखा जाए तो याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है? तो ग्राम पंचायतों का संगठन हमारे आर्टिकल 40 में दिया हुआ है। आर्टिकल 44 में बात करें तो यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड सबसे पहले लागू कहाँ किया गया था? गोवा में किया गया था जो कि पुर्तगीज ने कर दिया था। लेकिन अगर बात करें कि अभी जो संविधान मतलब कि स्वतंत्र भारत में किसने किया है तो ये किया है उत्तराखंड ने लागू किया है। आर्टिकल 48 की बात करें और आर्टिकल 38 की बात करें, 38 तो हमारी जो सोशल
तीन तरह के जो न्याय है, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, इन न्याय की जस्टिस की बात करता है। 48 की बात करें तो एनिमल स्लॉटरिंग नहीं होनी चाहिए, गोहत्या वगैरह से रिलेटेड है जो कि नहीं होनी चाहिए, इसके लिए कहा गया है। आर्टिकल 30 की सॉरी क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, आरबीआई द्वारा मुद्रास्फीति से निपटने के लिए मौद्रिक विस्तार की दर को कम करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो देखा जाए तो नीति दरों, इन जो पॉलिसी जो रेट होती है उन सबको अगर बढ़ा देंगे तो लोग उसका लोन नहीं लेंगे या फिर कोई पॉलिसी खरीदेंगे नहीं, तो वो मतलब कि धन पॉलिसी नहीं लेंगे, यानी कोई भी धन उनके पास नहीं जाएगा, तो ये जो मुद्रास्फीति है उससे निपटने का एक कारण हो गया। फर्स्ट ऑप्शन सही है। सेकंड बात करें सीआरआर और एसएलआर में वृद्धि करना, सीआरआर में वृद्धि कर देंगे तो बैंक्स को क्या होगा, बैंक्स को सीआरआर और एसएलआर में वृद्धि करने पे बैंक्स को पैसे मतलब अपने पास रिजर्व रखना पड़ेगा ज्यादा, तो यानी कि वो जनता के पास यानी कि सॉरी जनता के पास कम पैसा जाएगा, जनता के पास कम पैसा जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा कि हमारी जो मुद्रास्फीति कंट्रोल हो जाएगी। तीसरा अगर बात करिए, ये भी सही है। तीसरा खुले बाजार परिसंचालन में ओपन मार्केट ऑपरेशन है, ओएमओ ऑपरेशन बोलते हैं, इनके तहत सरकारी प्रतिभूतियों को बेचता है। तो जैसे प्रतिभूतियों को यानी कि जो बॉन्ड्स को बेचेगा तो वो पैसा जो मतलब लोगों के पास जो पैसा है वो मतलब मार्केट में जो पैसा है वो अपने पास ले लेगा आरबीआई। तो इससे क्या हुआ, मार्केट में पैसा जैसे जैसे कम होगा तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा मुद्रास्फीति कंट्रोल होगा। तो तीनों ही तरीके से ये कर लेगा तो आंसर हो जाएगा हमारा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, अप्रैल 2024 में निम्नलिखित में से किस राज्य में 11वीं विधानसभा के लिए चुनाव आयोजित किए गए थे? तो ये किए गए थे हमारे अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में, अप्रैल 2024 में। अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम इसका आंसर हो जाएगा, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32, 1998 में किन्हें कल्याणकारी अर्थशास्त्र में अपने योगदान के लिए आर्थिक विज्ञान में नोबेल यानी इकोनॉमिक्स में नोबेल की बात कर रहा है? अगर 1998 में बात करें तो ये अमर्त्य सेन को मिला था। अगर 2019 में बात करें तो दो इंडियन जो कि अब अभिजीत बनर्जी और एस्टर डफलो, इनको मिला था 2019 में इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार। ये अभिजीत बनर्जी हमारे इंडियन है और इनकी वाइफ है एस्टर डफलो, इन दोनों ने ही मिलकर जो काम किया इकोनॉमिक्स में उसके लिए इनको मिला है 2019 में, जबकि आंसर हमारा हो गया अमर्त्य सेन। क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 बात करता है निम्नलिखित में से कौन अपने प्रारंभिक जीवन में तपस्वी था जिसने संस्कृत शास्त्रों का सावधानी पूर्वक अध्ययन किया और फिर आत्मसम्मान आंदोलन, तो हमारा की पॉइंट है आत्मसम्मान आंदोलन, सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट, जो कि 1927 में आया था। किसने लाया था? ईवी रामास्वामी नायकर ने। इसका आंसर हमको डायरेक्ट पूरा क्वेश्चन ये मतलब कि पूरा कंफ्यूज करने के लिए दिया है क्वेश्चन, लेकिन हमारा अगर आप कीवर्ड पढ़ लेंगे इसमें कि आत्मसम्मान आंदोलन के बारे में पूछ रहा है तो ये हमारा हो जाएगा ईवी स्वामी रामास्वामी नायकर। क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं, 34 पे। सुमेलित करना है तो लद्दाख में काराकोरम दर्रा है, काराकोरम दर्रा हमारा इंडिया का हाईएस्ट दर्रा है जो कि हमारे इंडिया चाइना बॉर्डर पे है, या फिर लद्दाख चाइना पे, तो हमारा पहला ऑप्शन सही है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में दर्रे हैं बाड़ा लाचला, जो कि हमारे लाहौल स्पीति से लेह को कनेक्ट करता है। दूसरा है हमारा रोहतांग दर्रा, जो कि कुल्लू से लाहौल स्पीति को कनेक्ट करता है। तीसरा है सिपकिला, जो कि जहां सतलज रिवर हमारे इंडिया में एंटर करती है। सिक्किम की बात करें, सिक्किम में दो दर्रे हैं, जेलेपला और नाथुला, तो हमारे तीनों ही करेक्ट ऑप्शन हो गए, तीनों ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, भारत में प्रसिद्ध मार्शल आर्ट शैली में एक परी खंडा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो हमारी जो परी है, परी हमारी बिहार से रिलेटेड है। परी खंडा इसको याद करने की नेमोनिक्स है कि परी बिहार में मिलती है।
साथ ही में मणिपुर का अगर देखा जाए तो थांगटा डांस, जो कि हमारा मणिपुर से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 बात कर रहा है शक युग पर आधारित राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला महीना चैत्र है। इसमें 365 दिनों का एक सामान्य वर्ष होता है। इसे किस वर्ष में अपनाया गया था? तो 1957, 22 मार्च। तो शक संवत यानी शक संवत, हमारे जो शक संवत वाला कैलेंडर होता है उसको लागू किया गया था इंडिया में। अगर बात करें तो ये किसके शासन के अधीन आया था? तो कुषाण में जो कनिष्क थे उनके शासन के दौरान 78 एडी में शक संवत लागू की गई थी। तो अगर इसमें ईयर्स देखे जाएंगे तो जो नॉर्मल ग्रिगोरियन कैलेंडर है हमारा 1957, इससे अगर 78 प्लस जोड़ देंगे तो हमारा जो शक ईयर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। दुनिया में सबसे बड़ी महिला धार्मिक सभाओं में से एक अट्टुकल पोंगल। अट्टुकल पोंगल हमारे केरल का डांस है, एक वो फेस्टिवल है जो कि तिरुवनंतपुरम में अट्टुकल भगवती मंदिर में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ये 10 दिनों का त्योहार है। और साथ में बात करें तो ये इसमें पूजा की जाती है कन्नगी की, जिसको गॉडेस ऑफ प्योरिटी बोलते हैं। गॉडेस ऑफ प्योरिटी। अगर बात करें तो कन्नगी का स्टोरी मिलता है हमको शिलापड्डीकरम शिलापड्डीकरम में, जो कि इलांगो इडिगल ने लिखी थी। ये हमारे एसएससी सीजीएल के प्री में आया है, 2024 में क्वेश्चन आया था कि शिलापट्टिक्रम किसने लिखी थी। तो इसका आंसर था इलांगो अडिगल। 1917 में न्यूयॉर्क में होम रूल लीग ऑफ अमेरिका की स्थापना किसने की थी? अगर न्यूयॉर्क में बात करें, न्यूयॉर्क में की थी लाला लाजपत राय ने। और अगर इंडिया में बात करें तो इंडिया में की थी एनी बेसेंट, जिन्होंने की थी मद्रास में। एंड दूसरे लाला लाजपत राय, और किसने की थी यार, नाम याद नहीं आ रहा। एनी बेसेंट एंड, ठीक है, नाम याद नहीं आ रहा, आप कमेंट सेक्शन में कर देना कमेंट एक बार के लिए। क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। निम्न में से कौन सी दिल्ली के सुल्तानों द्वारा निर्मित पहले शहर की सामुदायिक मस्जिद थी जिसका इतिहास में दहली एक कुहना के रूप में वर्णन किया गया था? दहली एक कुहना का निर्माण करवाया था शेरशाह सूरी ने। जामा मस्जिद का भी निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। मोट की मस्जिद का निर्माण करवाया था सिकंदर लोदी ने, आगरा शहर में। कुअत्तल इस्लाम मस्जिद का ये निर्माण करवाया था सबसे पहले, जो कि हमारे स्लेव डायनेस्टी में थे। ये करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ये करवाई थी कुतुल मुस्लिम का इस्लाम का निर्माण। क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, कोलेन कायमा के बारे में पूछ रहा है कि कोलेन कायमा के बारे में कौन सा कथन गलत है। इसको इंग्लिश में देखते हैं एक बार के लिए। तो कोलेन कायमा जनरली ओकर्स इन हाइपोडर्मिस ऑफ डाइकोट स्टेम, सही ऑप्शन है। आंसर थोड़ी है, सही ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है, हमको बताना है इनकरेक्ट। इट इज एब्सेंट इन रूट्स एंड ऑल्सो ऑकर इन पेट्यूल्स एंड पेडिकल्स। ये रूट्स में एब्सेंट होता है, सही बात है, और ओकर, हाँ सही है, ओके ऑप्शन है। द सेल्स आर मे बी ओवल, यानी कि इलोंगेटेड और इरेगुलर शेप के होते हैं, ये भी सही ऑप्शन है। द सेल वॉल इज अनइवनली थिकन्ड। तो सेल वॉल नहीं होती है, पूरा जो टिश्यू होता है ना, वही पूरा जो अपना अनइवन्ड होता है। तो ये ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा पुल और समुद्री पुल है? तो अटल सेतु, ये कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं। ये थोड़ा करंट का अच्छा क्वेश्चन था, मैंने स्किप किया था इस क्वेश्चन को। जुलाई 2023 से जून 2024 के दौरान 15 वर्ष और उससे अधिक के आयु के व्यक्तियों के लिए सामान्य स्थिति में श्रम बल भागीदारी दर LFPR, जो कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है, कितनी थी? तो हमारी 2000 जो 22 से 23 तक थी वो थी हमारी 57.9%। जबकि 2024 से 23 से 24 हमारी आंसर आया है, इसका आंसर होगा हमारा 60.1% जो हमारी रही थी 2023 से 24 के बीच में। आंसर पूछ रहा था 23 से 24, तो हमारा आंसर हो जाएगा 60.1%। 43 क्वेश्चन पे चलते हैं। किस शास्त्रीय नृत्य को संगीत अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है? तो देखा जाए तो हमारे 8 क्लासिकल डांसेज है जिनको की संगीत नाटक अकादमी ने मान्यता दे रखी है। कथक भी है, कथकली भी है, सत्रिया भी है। रहूप हमारा एक फोक डांस है, कहाँ का? कश्मीर का, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं। पेलवा नायक की गायन की शैली की, तो ये ध्रुपद गायन है। जो पेलवा गायन थी वो ध्रुपद गायन है। अगर 45 की बात करें, यह जलवायु महाद्वीपों में पश्चिम तट पे पाई जाती है। यानी कोई भी महाद्वीप है, यहाँ पे पश्चिमी साइड में हमारे मरुस्थल है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। इसमें आर्द्र शीत ऋतु और विशिष्ट शुष्क ग्रीष्म ऋतु होती है। सेम बात है कि यहाँ विंटर्स हमारी जो ड्राई होती है, और जो सॉरी शुष्क ग्रीष्म यानी कि जो हमारी ग्रीष्म है वो हमारी शुष्क रहती है, जबकि शीत ऋतु हमारी आर्द्र रहती है। वनस्पति में मोटी छाल वाले छोटे कद के वृक्ष और मोम से लेपित पत्तियां होती है। यानी कि ये एकदम मरुस्थलीय जनजाति के बारे में बात कर रहा है, जिसमें क्या होता है कि मोटी छाल होती है। वो इसलिए होती है कि जो पानी होता है वो बाहर ना निकले, और उसमें मोम से लेपित भी इसीलिए होती है कि पानी का मतलब कोई खराब पानी का मतलब पानी वेपराइज ही ना हो पाए, क्योंकि पानी की कमी होती है ना मरुस्थल में ऑलरेडी। इसीलिए ये मरुस्थलीय जलवायु के बारे में बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 46 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, भारत के वर्तमान गुजरात में स्थित प्राचीन शहर लोथल मुख्य रूप से किस उद्देश्य से जुड़ा था? जैसे मृत भांड बोल सकते हैं, बेड्स बोल सकते हैं, जेम्स बोल सकते हैं। ये मानी कि जो पोर्ट पोर्ट सिटी था, तो यहाँ से मतलब व्यापार किया जाता काफी सारा। जो भी एंटिक्स वगैरह थे उन सबके व्यापार किया जाता है यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं। अन्य दी गई धातुओं की तुलना में निम्नलिखित में से कौन सी धातु ऑक्सीजन के साथ अत्यधिक प्रतिक्रियाशील होती है? अगर रिएक्टिविटी सीरीज की बात करें तो हमारी रिएक्टिविटी सीरीज है कैटरीना ने, कार, मांगी, अल्टोज एंड फरारी। अब आगे की सीरीज जो भी है देख लेना। बाकी इसमें देखा जाए तो जो फेरारी यानी जो आयरन है सबसे ज्यादा रिएक्टिव है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। तभी तो ये हम जंग लगवा देता है। आयरन को अगर आप खुला छोड़ दोगे तो इसमें जंग लग जाती है ना सबसे ज्यादा। जबकि सोने को या चांदी को या प्लेटिनम को आप छोड़े तो जंग थोड़ी लगती है उसमें। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर बाकी तीनों में देखा जाए तो एफ ही सबसे ज्यादा रिएक्टिव रहेगा। उसके बाद में रहेगा हमारा सिल्वर, एजी। फिर उसके बाद में रहेगा सोना, और उसके बाद प्लेटिनम। प्लेटिनम सबसे कम रिएक्टिव है। रिएक्टिविटी सीरीज में देखोगे सबसे लास्ट में प्लेटिनम आएगा अपने पास। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र था? द बंगाल गजेट, जो पहला जो जेम्स अगस्टस हिस्की ने जो पहला लॉन्च किया था वो था हमारा द बंगाल गजेट। और अगर हिंदी में बात करें तो द मार्टन नाम से ऐसा कुछ था, जो हमारा था हिंदी का सबसे पहला न्यूज़पेपर। क्वेश्चन नंबर 49 पे चलते हैं। कौन सी गैस टाइटेनियम, एल्यूमिनियम, स्टेनलेस? अगर वेल्डिंग की बात करें तो हमारी आर्गन गैस का हम यूज करते हैं। वेल्डिंग के लिए ऑर्गन गैस का यूज करते हैं, जिससे कि आर्क क्वेंचिंग मीडियम बन जाए और वहां पे मतलब कि ज्यादा मतलब कि आग ना लगे उसके लिए। अगर आईसीसी की बात करें, आईसीसी की बात कर रहा है 1909 में इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। अब बोल रहा है कि इसका जो नाम परिवर्तन हुआ था वो कब हुआ था? तो 1965 में बात करें, 1965 में इसका नाम हो गया था इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस हुआ था।
और अगर 1989 में बात करें तो जो प्रेजेंट नाम है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नाम इसका पड़ा था 19 1989 में। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें 1965। अब चलते हैं, ये हमारा हो गया जीके सेक्शन कंप्लीट। अब इसमें मैथ सेक्शन में चलेंगे, मैथ सेक्शन का स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करते हैं मैथ सेक्शन में। कोमल अपनी आय का 30% प्रभा को देती है और 20% उमा को देती है, और शेष धनराशि जो कि इसकी 50% बची, यानी 50% तो यहाँ पे दे दी, अब बाकी बची 50%, उस धनराशि का 40% दान करती है। यदि वह प्रभा को, यानी प्रभा को 30% दी थी, वो वैल्यू हमारी 1955। तो टोटल इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? अगर ये 30% है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3,927। इसका जो मतलब कोमल की टोटल इनकम है ना, वो यही है यहाँ पे। तो 19 इंटू, यानी कि ये फिर हो जाएगा, ठीक है, 9850 इसकी टोटल इनकम हो गई। अब ये बोल रहा है कि इसके द्वारा दान की राशि कितनी है, तो दान की राशि कितनी है? 50% था, इसका 40% इसका दान है, यही तो निकालना है हमको आंसर। तो 1/2 कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सीधा आंसर आ जाएगा 0719। आंसर हो जाएगा 1970। आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, 52। एम कोट स्क्वायर 30, एम इंटू कोट 30 का वैल्यू होता है √3, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, माइनस एम डिवाइड बाई 1 प्लस 1060 का वैल्यू भी √3 होता है, तो स्क्वायर करेंगे 3 हो जाएगा, इक्वल टू कोसेक 90 हो जाता है 1, 1 हो जाएगा, माइनस सेक स्क्वायर 30, सेक 30 का वैल्यू होता है √2/√3, तो 4/3 हो जाएगा स्क्वायर करते ही। अगर कोट इसका करेंगे तो 3/4 हो जाएगा। अब इसका सॉल्यूशन करना है हमको, सिंपल। यहाँ पे बच जाएगा 2m/4 इक्वल्स टू, यहाँ पे अगर 12 हम एलसीएम लेते हैं, 48 माइनस 16 प्लस 9, क्या आ जाएगा, m/2 इक्वल्स टू, अगर इसमें से 9 माइनस करेंगे तो आ जाएगा -7, -7 तो 41 डिवाइड बाई 12, ये हो जाएगा 41 डिवाइड बाई 6। m इक्वल्स टू 41 डिवाइड बाई 6, 6 का वैल्यू देंगे तो 6.83 आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर हो गया 6.83। क्वेश्चन नंबर 53 पे चलते हैं। ए इक्वल टू वैल्यू दे रखी है, फिर बताना है हमको 4 की पावर ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू निकालनी है, तो ए की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से दोनों से। अगर इसमें देखें तो 120 इंटू 18 है, यहाँ पे अगर 12 इंटू 80 है तो इसको हम 120 इंटू 10 लिख सकते हैं, सॉरी 8, 120 इंटू 8 लिख देंगे और नीचे कर देंगे 40 इंटू 15। अगर 120 कॉमन लेते हैं तो ये बच जाएगा 10, ये हो जाएगा 40 इंटू 15, इसको भाग देंगे 30, ये हो जाएगा 2, एक ही वैल्यू आ गई 2, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 आंसर हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 53 का। 54 की बात करते हैं। दो भुजाएं दी हुई है ए और बी, तीसरी भुजा का रेंज बताना। रेंज हमारा होता है a माइनस बी से लेके a प्लस बी तक। a माइनस बी होता है 9 और a प्लस बी इसका हो जाएगा 37, तो इसका आंसर डायरेक्ट करना था, इसमें पेन भी नहीं चलाना था। क्वेश्चन नंबर 56 की बात करते हैं। त्रिभुज में त्रिभुज दिया हुआ हमको पी क्यू आर, अब बोल रहा है कि इनके जो कोण समद्विभाजक है वो हमारे ऊपर मिलते हैं, और पी की वैल्यू दे रखी है 80, तो ये हमारा कितना हो जाता है 90 प्लस a/2, तो 90 प्लस 80/2 हमारा हो जाएगा 130 आंसर। क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर हो जाएगा सी। 57 की बात करें तो इसमें हमको दो तीन धनराशियों का अनुपात दे रखा है और उनके समय अवधि का अनुपात दे रखा है, तो सेम इसको क्या करेंगे,
धनराशि और जो समय अवधि है वो तीनों रेशियो में हो जाएंगे, वो उनके लाभ का अनुपात होगा। तो 18:3 हो जाएगा, अनुपात 15:1, अनुपात 14:4, 18×3 = 54, दो ऑप्शन बन गए, 14×4 = 56 और 15 का 15। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 पे चलते हैं। 16m² - 9n² = 559 और 4m - 3n = 13 दे रखा है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 4m + 3n × 4m - 3n = 559। ये दोनों का स्क्वायर ही तो है, a² - b² है, जिसको a + b a - b से लिख दिया हमने। जबकि 4m - 3n इसकी वैल्यू हमको 13 दे रखी है, तो इसको यहाँ से 13 को हटाएंगे और इसमें 13 का भाग लगा देंगे। 4m + 3n की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 13×52, 4 बार गया और 3 बार, तो 43 आ गया। अब हमसे पूछ रहा है 4m + 3n - 12। अगर -12 दोनों साइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा। तो आंसर आ गया 1 एंड 3, 31 हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 58 का। क्वेश्चन नंबर 59 पे चलते हैं। इसमें बोल रहा है कि जो 20 फ्रैक्शन है उनके समुच्चय का माध्य की गणना 12 है। अब बोल रहा है कि इसने 8 और 17 को गलती से 18 और 17 कर दिया। तो 8 और 17 थे तो +8 +17 कर क्या दिया था 18 27, यानी जो 18 और 27 थे उनको तो हटा देंगे और जो इसमें डाल देंगे क्या, और डिवाइड बाई 20 फ्रैक्शन है टोटल। तो ये हमारा हो जाएगा नया। ये होता है हमारा, इन दोनों में से अगर माइनस करेंगे तो यहाँ से जाएगा -10 यहाँ से जाएगा, तो टोटल -20/20, तो टोटल हो जाएगा -1, यानी कि 12 - 1 यानी 11 आंसर हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करते हैं। 3 बल्लेबाज दे रखे हैं और बोल रहा है कि 4 समान रन बनाए, तो कौन से 2 समान रन बनाएंगे। तो इन तीनों का अगर एडिशन करें तो 42 और 50 हो जाता है हमारा 100, ये हो जाएगा 60, तो 160 इसका आंसर हो जाएगा चारों मैच में। इसमें बात करें तो 102 और, तो ये हो जाएगा 125 + 9 4 471, 174 रन इसके हो गए। इसकी बात करें तो 36 और 94 हो जाएंगे हमारे 130 प्लस, ये हो जाएंगे 60 + 30 90, यानी कि 220, यानी किसी के भी बराबर नहीं है, तो हमारे आंसर हो जाएगा कोई भी 2 समान नहीं है इसमें। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 पे चलते हैं। ये पूछ रहा है सेक 30 और कोसेक 60 का मान। अगर देखा जाए तो ये दोनों 90 डिग्री का डिफरेंस, दोनों को एक भी लिख सकते हैं, तो सेक स्क्वायर 30 लिख दो या फिर कोसेक स्क्वायर 30 लिख दो, 60 लिख दो। दोनों में से कोई से का आंसर निकाल लो। अगर इसका आंसर निकालोगे तो आपका आएगा 2/√3 का स्क्वायर, जो कि हमारा हो जाएगा 4/3, जो कि हमने ऑलरेडी प्रीवियस क्वेश्चन में ऐसे किस टाइप का मिड क्वेश्चन में किया है। क्वेश्चन नंबर 62 पे चलते हैं। ये बोल रहा है पी क्यू आर है, उनमें से पी क्यू और आर से क्रम से 20% और 25% अधिक कुशल है। अगर क्यू से 20% है तो क्यू की जैसे कि हमने एफिशिएंसी मान ली 5 है, तो ये इससे 20% ज्यादा है तो एक अधिक हो गया, अच्छा हो गया। और आर से अगर क्या है 25%, तो इसकी 4 मान ली तो इसकी 5 मान लो। अगर इन दोनों का निकालोगे एवरेज, तो इसको तो कर दो 5 से मल्टीप्लाई, इसको कर दो 6 से, तो पी क्यू आर की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी 30 और 25 24, ये एफिशिएंसी है इन तीनों की। अब बोल रहा है क्यू है ना, तो काम का 3/5 भाग, तो क्यू काम डब्ल्यू वर्क है, उसका 3/5 काम ये कर देता है 14.4 दिन में, और इसकी एफिशिएंसी कितनी है 25। ठीक है, अगर एफिशिएंसी 25 है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, डब्ल्यू का वैल्यू, एक सेकंड इसको साइड में कर लेते हैं थोड़ा। ठीक है, अभी अगर इसमें डिवाइड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4 एंड 8 48, इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 24। तो काम टोटल कितना हो गया, 25 इंटू 24 कितना हो जाएगा 10, 600 वर्क है टोटल। अब बोल रहा है कि पी कार्य शुरू करता है, तो पी कार्य शुरू करेगा तो फर्स्ट डे क्या होगा 30 काम हो जाएगा, और सेकंड डे क्या होगा
हमारा आर उसके साथ जुड़ जाएगा, प्रत्येक दूसरे दिन आर जुड़ता है, तो दूसरे दिन आर जुड़ेगा तो 30 प्लस 24 कितना काम हो गया, 54 काम हो गया। अगर 2 दिन का मिला के हम काम करते हैं 84, ठीक है। अब ये 2 दिन का काम है, अब ये पूछ रहा है 600 कितने दिन में होगा। अगर देखा जाए तो हमारे लगभग 7 के आसपास जाएगा, 8 7 56 होता है, तो लगभग 7 से ऊपर रहेगा। जबकि 2 दिन में होता है ये, तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मतलब 7 सेट बनेंगे, तो 14 दिन में तो कितना काम हो जाएगा, 8 इंटू 7 588 हमारा काम हो जाएगा 14 दिन में। प्लस अब बचेगा जो काम, कितना बच गया हमारा, 12 काम बच गया। और 30 की जो एफिशिएंसी है वो 14वें से 15वें दिन जाएगी, जो हमारी होगी किसकी, टी की। तो अगर इसको डिवाइड करेंगे 6 डिवाइड बाई 5, तो ये हमारा हो जाएगा 0.4 डेज, तो 14.4 दिन में हमारा काम हो जाएगा। इसमें आंसर हो गया 14.4 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 पे। क्वेश्चन नंबर 63, एक जूता बनाने वाली कंपनी अपनी व्यवसाय को समाप्त करने का निर्णय लेती है और सभी जूतों को 30% की हानि पर बेचती है। यदि एक जोड़ी जूते का क्रय मूल्य यानी सीपी दे रखा है इसका, तो 660 है, टोटल 45 शूज है। अब इनको इसको 30% लॉस में बेचना है, यानी कि 70% में बेचना है, तो ये हमको वैल्यू निकालनी है। अगर इसको हम 11 कर दें और इसको 45 इंटू 42 कर दें, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई निकाल लो। 42 का 90 हो गया, ये हो गया 180, ये हो गया 1890, इसको मल्टीप्लाई कर दो 11 से, तो हमारा आंसर हो जाएगा 09702, आंसर हो गया 2790। ऑप्शन नंबर 63 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। कैलकुलेशन आपको इतनी ही फास्ट स्पीड से करनी है, वरना तो आपका पेपर छूट जाएगा। इसमें बोल रहा है एक 7 अंकीय संख्या को 8 से विभाजित किया जाए तो शेषफल, अगर 8 से डिवाइड करना है तो लास्ट के 3 डिजिट को पकड़ना है, उसको 8 से डिवाइड करना है, जो भी शेषफल आएगा वो हमारा आएगा। तो 8 और 7 56, 18 बच गए, 8 दूनी 16, अब 2/8, तो 2 हमारा हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर बी, जो हमारा आंसर हो गया 64 क्वेश्चन का। 65 पे बात करें, इसमें बोल रहा है 2 मीनार है, मीनार 1 है जिसमें 32 मंजिल है, और ये कुछ डिस्टेंस पे है, और साथ में दूसरी मंजिल है जिसमें 21 मंजिल है। फर्स्ट सेकंड इसमें है 32 मंजिल। अब बोल रहा है कि हर एक मंजिल 3 मीटर की है, तो ये भी 3 मीटर। अब बोल रहा है कि जो पहली मीनार से दूसरी मीनार के शीर्ष का कोण है वो 30 डिग्री है। अगर ये डिस्टेंस निकालें हम, तो ये कितनी हो जाएगी, 3 इंटू 32 माइनस 21, जो कि हमारी कितनी हो गई, 3 इंटू 11, यानी 33 आ गई है। अब इसका अगर ये 60 डिग्री है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 33√3, इसकी वैल्यू निकालते हैं। 33 इंटू 1.7, ये हो गया 55.1, तो 55.1 से ऊपर, यानी अगर इस 3 दौड़ दौड़ेंगे तो इसमें ज्यादा ही जाएगा, तो 56 से ऊपर आंसर आएगा, 55 से ऊपर आंसर आएगा, तो 56 आंसर हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 66 पे चलते हैं। एक वस्तु क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित की गई है, यानी कि उसकी 100 सीपी थी, उसको 130 अंकित कर दिया। अब अंकित मूल्य में 10% की छूट, यानी कि इसमें -13 कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 117। तो लाभ प्रतिशत कितना हो गया, 100 पे 17 का लाभ हो गया, 17% का लाभ हो गया इसमें। क्वेश्चन नंबर 67 पे चलते हैं। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं के योग, तो प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग होता है 2 3 5 7 और 11। ये हमारी प्रथम 5 अभाज्य संख्या हो गई। कितना हो गया, 5 5 10 और 7 17 और 28 आंसर हो गया पहले का। अब सेकंड क्या बात कर रहा है कि 3 से विभाज्य प्रथम 4 प्राकृत संख्याओं का योग, तो 3 से विभाज्य तो 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया और 12 हो गया। इनका अगर एडिशन करेंगे 9 इंटू 9 18, 18 और 30 हो जाएगा। इनका अगर रेशियो निकालेंगे तो 14:15 आंसर हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 68 पे चलते हैं। इसमें बोल रहा है कि इसको सिंप्लीफाई करना है, तो इसका सिंप्लीफाई हो जाएगा 1/3, इसको 3 को ऊपर ले जाएंगे तो ये 8/3 हो जाएगा, 8/3 और 2/3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 10/3, ये हो जाएगा टोटल 13/3, तो यहाँ से आ गया 13/3। 3 से 3 कट गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 2/13, जिसको कि हम लिख सकते हैं 15/13।
ये उल्टा हो जाएगा ऊपर, ये इसके ऐसे हैं तो इसका हो जाएगा आंसर 13/15 आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 69 पे चलते हैं। एक धातु एक ठोस धात्विक लंबवर्तीय बेलन की ऊंचाई और व्यास दे रखा है। ये जैसे कि एक बेलन हो गया, तो इसकी व्यास दे रखा है 28 तो 14 हो गई इसकी सेंटीमीटर रेडियस, और हाइट हो गई इसकी 30 सेंटीमीटर। अब ये बोला इसमें संभावित सबसे बड़ा गोला क्या होगा, यानी 14 सेंटीमीटर का सबसे बड़ा गोला निकाल सकते हैं इसमें से। अब फिर उसके बाद में क्या बोल रहा है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस वर्त, मतलब उसको एक शंकु में डाला जाता है जिसकी ऊंचाई कितनी होगी, निकालते हैं। इसका टोटल आयतन कितना हो जाएगा बेलन का, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। इसमें से निकाला क्या हमने, गोला निकाल दिया, 4/3 पाई आर उसकी भी सेम ही रहेगी और उसकी आर क्यूब रहता है तो 14 हो गया, ठीक है। अब इसके बराबर इसने क्या किया है कि एक शंकु निकाला है, कितना, पाई इंटू आर, 7 का स्क्वायर इंटू एच। ये पूछ रहा हाइट इसकी, तो पाई से सारे पाई काट दो। अब यहाँ से 14 स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया है, तो यहाँ से 30 माइनस 56/3 कॉमन बच गया हमारे पास, इधर बच गया 1/3 इंटू 7 स्क्वायर इंटू एच। अगर इससे मैं इसको काटूंगा तो 4 बार कटेगा, इधर से ये जाएगा तो 90 हो जाएगा, इधर से ये 30 से 3, तो 3 इंटू ये कितना बच गया 4 एंड ये बच गया 8/3 इक्वल टू एच। तो हमारा आंसर आ जाएगा, गलत होगा क्या कुछ, सॉरी ये 4 है ना, तो हमारा आ जाएगा 6 एंड 4 13 एंड 36, 136 हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 69 का। क्वेश्चन नंबर 70 पे चलते हैं। इसमें बोल रहा है कि कौन से में सबसे न्यूनतम बचत है, तो न्यूनतम बचत कैसे निकालेंगे, इन दोनों का अगर बचत देखेंगे तो हमारी हो गई 120, इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो हो जाएगा 130, इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो 220, इन दोनों में सेव होगा कितना 160, और इन दोनों में सेविंग हो जाएगी 140। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ए में सबसे कम बचत है, सिर्फ 120 रुपए की बचत है। क्वेश्चन नंबर 71 पे चलते हैं। एक वृत्त का केंद्र ओ है, वृत्त पर 4 बिंदु एबीसीडी है। ये वृत्त है, इस पे चलो मान लो 4 बिंदु कोई भी, ए बी सी डी। अब बोल रहा है बी डी सी, बी डी सी इसकी वैल्यू 32 बता रहा है। फिर बोल रहा है बी ए सी, ये एक्स डिग्री है, जैसे देखा जाए तो इनका बेस अगर सेम ही है तो ये भी 32 ही हो जाएगा, एक्स की वैल्यू 32 है। अब बोल रहा है ये ओ इसका सेंटर है, तो इस पे बी ओ सी पूछ रहा है, बी ओ सी सेंटर पे एंगल कितना होता है, इसका दुगना होगा तो 64 हो जाएगा, 64 हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर है 64। फिर डबल करना था तो बहुत इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 72 में बात कर रहा है कि 250 से कम शर्ट कीमत वाली शर्ट की संख्या, 250 से कम है 30 शर्ट, और रुपए 300 या इससे अधिक, तो 300 तक कितने हैं 40, और 300 से अधिक टोटल है, टोटल में 50, तो ये टोटल हो जाएगा 10 शर्ट से जो कि 300 से अधिक है तो 10, तो 3:1 हमारा आंसर हो जाएगा, इसका रेशियो पूछता है ये। क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर है 3:1। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 73 की बात करते हैं। अनुज ने राम और अनिल में से प्रत्येक व्यक्ति को 2400 रुपये उधार दिए, ठीक है। 4 वर्ष बाद यानी 2400 रुपये उधार दिए, उसके बाद में क्या किया इसने कि 4 वर्ष बाद अनिल और उसके दोनों के साधारण ब्याज का अंतर पूछ रहा है, तो डेल आर निकाल दिया हमने कि कोई रेडियस है इन दोनों की, उसको रेडियस क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो दोनों का डिफरेंस है, 100% की वैल्यू थी, इक्वल टू ये टोटल आ रहा है 28.8, इसको डिवाइड कर ले, चौबीस से डायरेक्ट कटेगा, तो ये कम 24, 4 का टोटल जाएगा तो 0.3, तो डेल आर हो जाएगा 0.3%, इसकी वैल्यू थी दोनों के डिफरेंस, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट की डिफरेंस थी। तो क्वेश्चन नंबर 74 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, 2 जार में आम के अचार और नींबू के अचार का मिक्सचर है, तो मिक्सचर में अगर दोनों की अलग अलग रेशियो दे रखे हैं और एक
मतलब कि जो लास्ट में आया है वो रेशियो दे रखा है, तो इसको हम एलिगेशन मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, तो एलिगेशन पहला जो जा रहा है उसमें जो आम का अचार को ले लेते हैं हम दोनों साइड, तो आम का अचार है 5/12, जबकि दूसरे वाले में 7/15। और अगर इसमें ओवरऑल देखा जाए तो लास्ट में जो हमारे बन रहा है 4/9 बच रहा है। तो इनका हम क्या कर लेते हैं, तो जार ए और जार बी का रेशियो। अब अगर इन दोनों का अगर डिफरेंस निकालेंगे तो 7/15, इन दोनों में अगर देखा जाए तो 45 इसका क्या आ जाता है, एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम आ गया 45, तो ये हो जाएगा 21 माइनस, कुछ गलत कर दिया क्या, ठीक है 45 आया तो इसको कर दिया 3 से मल्टीप्लाई, इसको कर देंगे 5 से तो 20, ये हमारा हो गया 1/45। इसका डिफरेंस आएगा क्या, इनका 36 एलसीएम ले लेते हैं। 36 एलसीएम लेंगे तो 5 या 15 और 4 चौक 16, तो ये हो जाएगा 1/36। अगर इन दोनों में से 5 डिवाइड कर देंगे तो 1/5, 1/4, इन दोनों को वापस से डिवाइड करेंगे तो 4/5 में हमारा जो इन दोनों का मिक्सचर है उनको मिलाना पड़ेगा, जिससे हमारा 4/5 में ही इसका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 75 की बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारा इस सेक्शन का। इसमें बोल रहा है x प्लस 36/x इक्वल टू 12 बोल रहा है। मैंने इसमें डायरेक्ट लगाया कि हमारे अगर x की वैल्यू हम 6 रख दें तो हमारा आंसर बन रहा है इसका। अगर 6 प्लस 36/6 क्या होता है, 12। तो इसमें डायरेक्ट मैंने क्या किया, इसमें 6x की वैल्यू 6 रख दी, ये वैल्यू पुटिंग मेथड है। इसमें अगर x की पावर 6 रखेंगे, x की वैल्यू 6 रखेंगे, 6 की पावर 4 कितनी होती है, 36 का स्क्वायर 1296 प्लस 324, 6 का पावर क्यूब कितना होता है 216। ये आपको याद रहनी चाहिए, काफी बेसिक चीजें हैं। अगर इसमें डिवाइड करेंगे 6 से, तो 6 से डिवाइड करेंगे तो 54, 6 से इधर डिवाइड करेंगे 36, फिर से इसमें भाग देंगे 18 से, 18 3, 18 2, तो ये हो जाएगा 1.5। तो 12 and 19 7.5 हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। सारे क्वेश्चन हमने जीके और मैथ से कम्प्लीटली एनालिसिस कर लिए हैं। अब हम इसका जो हमारे मार्क्स है वो देख लेते हैं एक बार। ये मैंने बाद में कुछ क्वेश्चन को छोड़ा था, उनको बाद में अटेम्प्ट मारा था। जैसे कि एक ये क्वेश्चन है, ये अपने साइड हमारा भी छूट गया साइड, एक बार इसको भी देख लेते हैं। इसमें बोल रहा है 1200 मीटर की दौड़ है टोटल, ठीक है। अब इसमें देख रहा है कि गीता और एक है ठाकुर, इन दोनों की जो स्पीड का रेशियो दे रखा है हमको, ठाकुर की तो जैसे कि 2s मान लो और इसकी s मान लो, गीता की क्योंकि 2:1 में है। अब ये बोल रहा है कि 10 सेकंड की बढ़त दे दी गीता को। गीता को अगर ठाकुर ने 10 सेकंड, जैसे यहाँ से गीता स्टार्ट हुई है, 10 सेकंड में कितनी जाएगी, एस स्पीड से, एस मीटर पर सेकंड में लिख लो चलो। तो 10 सेकंड की बढ़त दी तो कितने मीटर जाएगी, 10s मीटर चली जाएगी यहाँ से। अब उसके बाद में यहाँ से स्टार्ट होता है ठाकुर। तो ठाकुर क्या करता है, वो टी टाइम में 2s स्पीड से अपना पूरी 1200 मीटर की डिस्टेंस कंप्लीट कर लेता है, जबकि जो 10 सेकंड की बढ़त के बाद भी इसको लगते हैं 40 सेकंड एक्स्ट्रा इंटू एस। तब जाके इन दोनों का यानी कि जो 10s प्लस टी प्लस 40s, ये टोटल मिला के होते हैं 1200। और यहाँ पे 2s की स्पीड से टी टाइम में इसने ठाकुर ने कर दी 1200 मीटर की। अगर एस टी की वैल्यू यहाँ से निकाले तो एस टी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 600। यहाँ पे एस टी की वैल्यू अगर पुट करेंगे तो 10s प्लस 600 प्लस 40s इक्वल्स टू 1200, ये वैल्यू यहाँ से पुट कर दी जो एस टी की वैल्यू आ रही थी। अगर इसमें देखा जाए तो 50s स्पीड है वैल्यू, उसकी वैल्यू है 600। अगर स्पीड एस की वैल्यू बात करेंगे तो एस की वैल्यू हो जाएगी हमारी 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि गीता की स्पीड क्या थी, एस मीटर, जो कि हमारी 12 मीटर पर सेकेंड है। इससे हमको 2000 मीटर की स्पीड को टाइम करने में कितना टाइम लगेगा, तो हमारा 12 1/6 500/3, ये होता है 166.66, जो कि आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी। एक ही क्वेश्चन हमने मैथ में शायद छोड़ा हुआ, बाकी सारे अटेम्प्ट कर लिए थे। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब क्वेश्चन कंप्लीट हो गया शायद, अब ये भी कर लिया। अब ये मार्क्स देख लेते हैं एक बार। मार्क्स मेरे आए हैं टोटल 171 मार्क्स है।
अगर जनरल इंटेलिजेंस में बात करें तो एक कोई फिगर का क्वेश्चन गलत हुआ है जो कि 47 है। अगर इसमें क्वालिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ में बात करें तो मैंने क्या किया था, जो हमारा जो ट्राइंगल वाला क्वेश्चन था PQR वाला, जिसमें कि दोनों के बीच में ओ निकालना था, मैंने क्या किया था, जो क्वेश्चन को ढंग से पढ़ा नहीं था तो मैंने इसमें ये वाला कर दिया था, तो ये वाला P/2 आंसर लगा दिया था, जो कि पहला ही ऑप्शन था हमारा, जो 40 का लगा दिया था मैंने। तो ये एक क्वेश्चन गलत हो गया था मेरा शायद। उसके बाद में अगर बात करें इंग्लिश में, तो इंग्लिश में एक क्वेश्चन गलत हुआ है, कौन सा हुआ नो आइडिया। इंग्लिश हमने एनालिसिस किया भी नहीं है। जीके का एनालिसिस किया, जीके में मैंने काफी कम अटेम्प्ट किए थे, क्योंकि जीके में इस बार काफी सारे करंट के क्वेश्चन आ गए थे, करंट मेरा पड़ा हुआ नहीं था। तो ओवरऑल देखा जाए तो हमारा 171 एक डिसेंट स्कोर है। अच्छे से अगर सिली मिस्टेक नहीं करोगे आप मैथ और रीजनिंग में, तो आप अच्छा स्कोर अचीव कर सकते हो। तो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।